हमारा आज का विषय है हमारा गौरवशाली इतिहास। अपने विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम अपने साथियों को जो सामाजिक चिंतन के साथ साथ निरंतर हम सब लोगों के साथ लगे रहते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय चौधरी रमेश जी को। आज का हमारा विषय है हमारा गौरवशाली इतिहास। यदि किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी समाज को तरक्की करनी है तो उसे अपने इतिहास को जानना पड़ेगा, उसे अपने अतीत को पढ़ना पड़ेगा, उसे अपने अतीत को आत्मसात करना पड़ेगा। और जब हम लोग अतीत की तुलना वर्तमान से करते हैं तो हमारी चिंतन शक्ति स्वतः विकसित होती है, और जब चिंतन शक्ति विकसित होती है तो समाज में हमें कुछ नए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथियों, हमें इस सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में बहुत सारे कार्य करने का अवसर मिला, बहुत सारे साथियों का सानिध्य मिला, और बहुत सारे ऐसे अपने लीडर्स, अपने नेताओं का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज सेवा में लगा दिया। 40 वर्षों के, 50 वर्षों के अनुभवों को पास रह करके ही सीखा जा सकता है। हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, और जान करके अपने तथ्यों पर खड़े होने का प्रयास किया। साथियों, इस देश के निर्माण में, इस देश को खड़ा करने में हम लोगों के योगदान को भुला नहीं जा सकता। आप लोगों के योगदान को भुला नहीं जा सकता। याद करो वो दिन जब देश में यातायात नहीं था, जब देश में ट्रांसपोर्ट नहीं था, जब देश में आवागमन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जब देश में यातायात अर्ध विकसित अवस्था में था। तो उस समय देश के निर्माण में, देश की स्थापना में, देश को खड़ा करने में आप लोगों की भूमिका को यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो आप लोगों को जानना होगा, यहां की भौगोलिक संरचना को जानना होगा। यहां की भौगोलिक संरचना को जान करके आप लोगों को महसूस करना होगा कि आप लोगों की कितनी महती भूमिका रही। जितने भी औद्योगिक नगर हैं, जितने भी व्यापारिक केंद्र हैं, जितने भी ऐसे संस्थान हैं जहां से देश और दुनिया को गति मिली, वे सब के सब किसी न किसी नदी के किनारे स्थित हैं। जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, और देश का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र गंगा और यमुना के दो आब क्षेत्र में स्थित है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो यमुना के किनारे स्थित है। आगरा यमुना के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, और जहां आपका हाईकोर्ट है इलाहाबाद, प्रयागराज गंगा यमुना और गुप्त विलुप्त सरस्वती के किनारे, उसके संगम पर स्थित है। वाराणसी अपना आध्यात्मिक केंद्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। बेंगलोर वर्षाभावती नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक नगर है जो चंबा नदी के किनारे स्थित है, और कोलकाता हुबली नदी के किनारे स्थित है। और देश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला नगर मुंबई उल्हास नदी के किनारे, समुद्र के किनारे स्थित है। मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पुराणों में इस बात की चर्चा है कि धन की देवी लक्ष्मी का मायका मुंबई को कहा जाता है। पुराणों में लक्ष्मी को समुद्र की संतान माना गया है। इस मान्यता के अनुसार समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे बसे हुए नगरों में, शहरों में बहुत मात्रा में धन धान्य पाया जाता है। धन को माया भी कहा जाता है, इसी कारण मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई स्थित है। मुंबई मांबा जो हमारे पुरखों की आराध्य देवी है, और इसका रीजन यह था कि सारा का सारा यातायात इन नदियों से होता था, सारा का सारा व्यापार इन नदियों से होता था। एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का ट्रांसपोर्ट यदि कोई था तो वो नदी थी, और उस नदी में नाव चलाने का काम आप लोगों के पुरखे करते थे। आप लोगों के पूर्वजों ने देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। क्या इस बात को नकारा जा सकता है? नहीं नकारा जा सकता। लेकिन समय के बाद
काल कालांतरों के बाद सड़कें विकसित हुई, यातायात विकसित हुआ और वो सारी चीजें पीछे छूटती चली गई। आप लोगों को गौण समझा जाने लगा। इसी क्रम में आप अपने पुश्तैनी कारोबार पर नजर डालिए। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी है। मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी से पूरे देश में गुड़ की सप्लाई सुनिश्चित होती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद का चयन में गुड़ को स्थान मिला। जिले मुजफ्फरनगर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुड़ के उत्पादन और गुणवत्ता पर जिला उद्योग केंद्र आज भी लगातार कार्य कर रहा है। बहुत सारे सेमिनार इस कारोबार के उत्थान को करने के लिए राज्य सरकार के खर्चे पर मुजफ्फरनगर में ही नहीं अपितु देश राज्य की राजधानी लखनऊ में भी आयोजित हुए। इस एशिया की गुड़ मंडी को संचालित करने में आप लोगों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस गुड़ मंडी में गुड़ बनाकर भेजने का कार्य, खांड बनाकर भेजने का कार्य, शक्कर बनाकर भेजने का कार्य आप लोगों के पुरखों के द्वारा किया गया। एक जीवंत शैली है। बहुत पुरानी चीजों पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। कुछ दशकों पहली चर्चाएं हो रही हैं, कुछ दशकों पहली चर्चाएं। जब देश में चीनी मिल नहीं था, जब देश में सल्फर नहीं था, जब देश में औद्योगिक क्रांति नहीं थी, तो उस समय हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे ऐसी खांड बनाते थे जो आज की चीनी को भी फेल कर देती है। आज भी कई जगह इतनी शानदार खांड बनती है। तो ये आपका सिस्टम था उस समय का। सारी की सारी इकोनॉमी आप लोगों के हाथ में थी। किसान अपनी फसल को काटता था, आपके पास लेकर के आते थे, उसका उत्पाद बना करके आप उसे बाजार में भेजते थे और तब धन की आय होती थी और उससे फिर श्रृंखलाबद्ध तरीके से सारा पैसा समाज में, कृषकों में, किसानों में, मजदूरों में बंटता था। तब देश की इकोनॉमी चलती थी, पश्चिम की इकोनॉमी चलती थी, ये यहां की अर्थव्यवस्था थी। लेकिन विभिन्न विभिन्न कालांतरों के बाद आपके उपेक्षित रवैये के पश्चात ये सारी चीजें गौण होती चली गई। यदि किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होता है तो उसके व्यवसाय पर चोट मार दो, उसके व्यवसाय को खत्म कर दो, व्यक्ति स्वतः खत्म हो जाएगा। आप लोगों के साथ हुआ। नाली नदियों पर आज पुल बन गए, आपका पुश्तैनी व्यवसाय समाप्त हो गया, चीनी मिली लगने लगी, औद्योगिक क्रांति का आगमन हो गया और उस प्रतिस्पर्धा में आप लोग पिछड़ गए। लेकिन आपकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, आपकी भूमिका को स्वीकार किया जाता है, लगातार स्वीकार किया जाता है। आपका बहुत शानदार इतिहास है। हमारे पुरानी ग्रंथ, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, सब जगह आप लोगों की उपस्थिति है। जितने भी अपने ग्रंथ हैं, जितना भी अपना साहित्य है, हर जगह आप किसी न किसी भूमिका में खड़े नजर आते हो। याद करो अपने उस इतिहास को। सन 1699 ईस्वी में जब सिख पंथ की स्थापना हुई, आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने 10,000 की भीड़ में पंच प्यारों की याचना की कि मुझे 5 प्यारे चाहिए जो गर्दन कटवा सके। ऐसा आह्वान सुनकर के आधी भीड़ खिसकने लगी। उस भीड़ के खिसकने के पश्चात अपने धर्म और अपनी आगामी पीढ़ी पर काम करने वाले लोगों में सबसे पहला हाथ दया सिंह का आया, उसके बाद धर्म सिंह जी का आया, बाबा हिम्मत सिंह जी का आया, बाबा मोहकम सिंह जी का आया और बाबा साहब सिंह जी का आया। उन पंच प्यारों में टेंट में ले जाकर के एक व्यक्ति को पहले को बुलाया गया, एक बकरे की गर्दन काटी गई और जब खून बहना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों में सन्नाटा हो गया, सन्नाटा। उस स्थिति में कौन गर्दन देने के लिए तैयार? तो क्रम से दूसरा हाथ बाबा धर्म सिंह जी का, फिर पुनः एक बकरा काटा गया, फिर बाबा हिम्मत सिंह जी का, फिर पुनः एक बकरा काटा गया, फिर बाबा मोहकम सिंह जी का, फिर बाबा साहिब सिंह जी का। लेकिन इन पंच प्यारों में यदि हम दृष्टि डालें तो बाबा हिम्मत सिंह आपकी धरोहर हैं, बाबा हिम्मत सिंह आप लोगों की विरासत हैं और उनका यह बलिदान सर्वोच्च, उनकी यह धारणा सर्वोच्च धारणा। तब पंच प्यारे को महामृतपान कराया गया और सिख पंथ की स्थापना हुई। आज उसकी ऐतिहासिक विरासत को, सिखों की ऐतिहासिक विरासत को
आप समझिए किस प्रकार से, कितनी संपन्नता के साथ देश की इकोनॉमी में उनका योगदान है। उस धर्म की स्थापना में आप लोग एक रीढ़ हैं, आप लोग एक आधार हैं, आप लोग एक प्रेरणा हैं। लेकिन जरूरत है हमें अपने इतिहास को जानने की, जरूरत है हमें अपने इतिहास को समझने की, जरूरत है हमें अपने इतिहास को आत्मसात करने की। जब व्यक्ति अपनी तुलना अतीत से करता है, जिसका इतिहास गौरवशाली रहा हो, जिसने देश और समाज के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई हो, आज उसको पुनः अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, पुनः अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। और इन सब चीजों को करने के लिए जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन की, उन सब चीजों को करने के लिए जरूरत होती है एक प्लेटफॉर्म की। तो इस प्रकार आप लोगों के बीच में हम सब लोग उपस्थित हैं। कोई नई धारणा लेकर के नहीं, कोई नई अपेक्षा लेकर के नहीं। पिछले लाइव संवाद कार्यक्रम में हम लोगों ने चर्चा की कि आप सब लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की सूची बना करके उनके अध्ययन पर ध्यान दें, उनके बीच में बैठ करके उन्हें उनके ट्रैक से जोड़ें, उन्हें बीच बीच में आप मोटिवेट करें, आप बीच बीच में उनको प्रयासरत करें। क्योंकि यदि आप लोगों ने प्रयास किया होगा तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम मिलेगा। हमारे सामाजिक बंधुओं ने प्रयास करना शुरू किया और लगातार उस लाइव संवाद कार्यक्रम के बाद अनेकानेक गांव में पहुंच करके दिन से लेकर के रात्रि संवाद के कार्यक्रम स्थापित किए। और उन कार्यक्रम में उन नौजवानों को, उन युवाओं को, उन सकारात्मक लोगों को चिन्हित किया गया जिन्होंने समाज को बदलने की एक परिवर्तनकारी सोच पैदा की। आज पुनः आधे घंटे के इस लाइव कार्यक्रम में आप लोगों को आपके गौरवशाली इतिहास से अवगत नहीं कराया जा सकता, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों के बीच में जरूर छोड़ी जा सकती हैं। वो चीजें हैं कि आप अपने इतिहास को जानने का प्रयास करें, एक जिज्ञासा आपके मन में पैदा हो, एक आपके मन में यह कुलाहट पैदा हो कि मुझे अपने अतीत को जानना है। आपके अतीत में छिपा हुआ रहस्य, मैंने जिक्र किया सिख पंथ की स्थापना में बाबा हिम्मत सिंह का, मैं जिक्र करूं बाबा मोतीराम मेहरा का तो बहुत समय चाहिएगा, मैं जिक्र करूं वीर एकलव्य की प्रेरणा का तो बहुत समय चाहिएगा, मैं जिक्र करूं महारानी रासमणि जी का, 30 मिनट की परिधि में इसको समेटा नहीं जा सकता। माता सत्यवती का, संग ऋषि का, नल जी का, मच्छेंद्र नाथ जी का, महर्षि वेद व्यास जी का, हिरण्यकश्यप जी का, तिलका मांझी जी का, महर्षि कालू बाबा का, तमाम इतना विराट आपका इतिहास है। यदि आपने उस पर शोध करना, उस पर चिंतन करना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में परिवर्तनकारी सोच पैदा होगी। आने वाली पीढ़ी अपने आप को समझ करके गौरवान्वित महसूस करेगी कि हमारा कितना बड़ा इतिहास है। वीर एकलव्य का इतिहास कितना बड़ा इतिहास है, समझना पड़ेगा आपको। रानी सत्यवती का इतिहास की उसकी कोख से पूरे महाभारत का जन्म हुआ, पूरा महाभारत उसकी कोख से लिखा गया। वेद व्यास जी जो आपकी विरासत है, आपकी धरोहर है, हम लोगों को अपने इतिहास को जानना होगा। आज उस इतिहास की प्रेरणा लेकर के जगह जगह पर एक पुंज चल रही है, एक प्रकाश उदय हो रहा है। आज लोगों ने अपने घरों में अपने आराध्य देव को मानना शुरू कर दिया है और उसका परिवर्तन है कि आने वाली पीढ़ी उसके प्रति सोचती है, चिंतन करती है और चिंतन करते हुए उसे परिणाम में बदलने का प्रयास करती है। आज भी देश के नवनिर्माण में भी आप लोगों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। श्रमिक से लेकर के लीडर तक बहुत बड़ी संख्या में आपके लोग सिस्टम में बैठे हैं और बैठ करके देश और राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन आज जरूरत उससे कुछ ज्यादा करने की है।
आज जरूरत बैठ करके चिंतन करने की है। आज जरूरत अपने लक्ष्य को तय करके उसे साधने की है। यदि हम लोगों ने अपने लक्ष्य को साध लिया, अपने लक्ष्य को तैयार कर लिया, तो निश्चित तौर पर उसे हम परिणाम में बदल देंगे। बहुत सारे नौजवान मैं देख रहा हूं अब इर्द गिर्द देशों में जाने लगे हैं, फौज की नौकरी में, मेडिकल क्षेत्रों में, ला के क्षेत्रों में जाकर के देश और समाज का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे अगल बगल के कई नौजवान साथी अनेक सर्विसेज में सेलेक्ट हुए, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और अपने नौजवानों से जो आज एक प्रतिभागी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत करके अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करें। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके फिर अपने दायित्व का समाज के प्रति आपका दायित्व बनता है, जिसके आप ऋणी हैं, जिसकी शानदार धरोहर आपके पीछे खड़ी है, जिसका शानदार इतिहास लगातार आप लोगों को दिन रात प्रेरित करने का कार्य करता है। आप उसे वितरित करें, उसका प्रसार करें, उसका प्रचार करें। आज दूर संचार क्रांति के इस दौर में सोशल साइट के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यदि हम लोग फील्ड में नहीं जा सकते, यदि हम लोग ग्राउंड पर कार्य करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आप इस माध्यम से अपने विचारों को, अपने शानदार विचारों को समाज में प्रेषित कर सकते हैं। हम लोगों को संकल्प लेना होगा, हम लोगों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करना होगा। बहुत सारे नौजवान साथी इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं उन सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं कि निश्चित तौर पर आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका ये अटूट स्नेह हम लोगों को निरंतर अपने पथ पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आज गत सप्ताह कई दिनों कई गांव में रात्रि में बैठकें आयोजित हुई और रात के 8 बजे किसी गांव में पहुंचना, सर्दी का सामना करना अपने आप में उन नौजवान योद्धाओं के लिए एक प्रकार से वंदना के योग्य है कि वे लोगों के बीच में जाकर के उन्हें निरंतर प्रेरित करते हैं, उन्हें निरंतर जागरूक करने का प्रयास करते हैं, उन्हें उनके लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे सभी साथी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबका खुले मन से प्रशंसा करता हूं। और आप लोगों के बीच में मैंने देश के औद्योगिक विकास और देश के नवनिर्माण में आप लोगों की महत्ता पर प्रकाश डाला। पश्चिम उत्तर प्रदेश के व्यवसाय पर, उसके व्यावसायिक केंद्रों पर मैंने प्रकाश डाला और सिख पंथ की स्थापना में आप लोगों के योगदान को मैंने परिभाषित करने का, रेखांकित करने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर बहुत सारे महापुरुषों का, बहुत सारे इतिहास पुंजों का मैंने आप लोगों के मध्य नाम लिया और रानी सत्यवती का नाम लेकर के मैंने बात बताने का प्रयास किया कि पूरा का पूरा महाभारत रानी सत्यवती की कोख से लिखा गया। वेद व्यास जैसी शानदार आपकी धरोहरें आप लोगों को लगातार प्रेरित करेंगी उस ओर जिस ओर आपकी मंजिल है। जो व्यक्ति अपने अतीत को जान लेता है, जो व्यक्ति अपने इतिहास को अंगीकार कर लेता है, वो व्यक्ति, वो वर्ग, वो समुदाय, वो समाज कभी भी पीछे नहीं रहता। लेकिन उसको चर्चा करने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है और उन महापुरुषों के चित्रों को अपने घर और अपनी बैठकों में लगाना भी नितांत आवश्यक है। बहन फूलन देवी विश्व की चौथी सशक्त महिला के रूप में दुनिया में विख्यात है, जिसने अत्याचारियों का सामना करके उनका दमन करने का प्रयास किया और नारी शक्ति को खड़ा करने का एक प्रयास किया। उनके अदम्य साहस, उनके अतुल्य पराक्रम का वर्णन यदि किया जाए तो बहुत थोड़ा है। ऐसी महान शख्सियतें, ऐसी महान धरोहरें हम लोगों के बीच में प्रेरणा देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगी। ऐसा विश्वास यदि आप लोगों ने पुख्ता कर लिया तो निश्चित तौर पर समाज में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तनकारी सोच में आप लोगों की भूमिका सकारात्मक हो, आप लोगों की भूमिका सार्थक हो। इसलिए हम सब लोगों को काम करना है। सभी साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूं और आप सब लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सार्थक सुझाव अवश्य लिख कर के भेजें और समाज की इस बुनियादी संरचना में आप सहभागी बने। आज ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, एक से हम अनेक हो रहे हैं और जब ये संख्या बहुत बड़ी होगी तो ग्राम पंचायत से लेकर के आप लोग हर स्तर पर अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे
और एक सम्मानजनक जीवन यापन और एक शानदार समाज का निर्माण करके विभिन्न विभिन्न समाजों को साथ लेकर के काम करने का प्रयास करेंगे तो आप सब लोगों को अपार स्नेह और अपार सम्मान प्राप्त होगा। ऐसी पुनीत भावनाओं के साथ मैं आज के इस लाइव कार्यक्रम में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से नमन करते हुए जरूर आपसे आह्वान करता हूं कि आप अपने जीवन में 30 मिनट 1 घंटा अपने महापुरुषों के इतिहास को जरूर खंगालने का प्रयास करें, उसे सहेजने का प्रयास करें और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का प्रयास करें। पुनः पुनः आप सबका वंदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज के इस लाइव कार्यक्रम से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।